CI/CD पाइपलाइन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो CI/CD पाइपलाइन क्या होता है? अगर मान लो थोड़ा सा आप लोग को अगर नहीं पता है या कुछ फ्रेशर्स लोग हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को हम एक रेपोजिटरी में रखते हैं। रेपोजिटरी मतलब एक लॉजिकल कंटेनर होता है जिसमें मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं और ब्रांच बना के काम कर सकते हैं। तो जब हमें कोई कोड को डिप्लॉय करना होता है, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सर्वर में उसको रखना, किसी ऐप के अंदर जाके हम डिप्लॉय करते हैं ताकि उसको इंटरनेट के द्वारा यूज किया जा सके। तो CI/CD पाइपलाइन जो है वो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती है। तो जब CI/CD पाइपलाइन बना नहीं था उस समय डिप्लॉयमेंट कैसे होता था? मैनुअल होता था। तो मैनुअल करने के लिए दो तीन तरीके थे। पहला था कि सर्वर को डायरेक्ट RDP से कनेक्ट करते थे और कॉपी पेस्ट कर देते थे जो भी कोड हमको डिप्लॉय करना है। दूसरा तरीका था FTP। तो FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो FTP के द्वारा भी हम सर्वर के उस फोल्डर को कनेक्ट कर लेते, जैसे www हो गया, जहां पर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं यानी कि डिप्लॉय करते हैं। FTP के बाद फिर बहुत सारे टूल्स आ गए थे। फाइलजीला एक टूल जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और उसमें भी हम डिप्लॉयमेंट करते थे। एक एक फाइल को हमें मैनुअल डिप्लॉयमेंट करना होता था फाइलजीला पे भी। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट करने लगी और प्रोजेक्ट का साइज, सॉफ्टवेयर का साइज भी बहुत बड़ा हो गया और बहुत सारी फाइल्स हो गई, हजारों फाइल्स उसके अंदर होती है। तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट करने में कोई फाइल अगर मान लो नहीं कर पाए डिप्लॉयमेंट, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, तो एप्लीकेशन चलता नहीं है। फिर उसको ढूंढने में टाइम लगता है कि क्या प्रॉब्लम आ गया, कौन सी फाइल नहीं गई, और उसके बाद वापस उस फाइल को डालना पड़ता था उस पोजीशन पे। तो CI/CD जो है ये एक प्रकार का ऑटोमेट कर देता है डिप्लॉयमेंट। तो ये डिप्लॉयमेंट ही करता है बट ऑटोमेट कर देता है। दूसरा चीज है कि आज की डेट का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑटोमेशन के साथ साथ ये सिक्योर सिक्योर भी है और मल्टीपल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर लेता है। हाइब्रिड क्लाउड क्लाउड में भी इससे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑन प्रीमाइस में, क्लाउड में, दोनों में डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें हमको मिलना चालू हुई। तो जैसे CI/CD में क्या बोल रहा है, कोड कमिट। तो डेवलपर जो है सबसे पहले क्या काम करते हैं? कोड को पुश करते हैं। पुश जैसे करते हैं तो अगर मान लो ट्रिगर हो गया डायरेक्ट, तो आपका जो है बिल्ड एंड टेस्ट रन हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड वैलिडेशन। और तीसरे नंबर पे डिप्लॉयमेंट हो जाता है यानी कि रिलीज टू यूजर। ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एक्चुअल प्रोसेस जाएंगे तो उसमें और बहुत सारे स्टेप अभी आगे आने वाले हैं। लेकिन एक बेसिक समझने के लिए है कि जो डेवलपर कोडिंग कर रहा है, दिन भर बैठ करके कोई टास्क को कंप्लीट कर दिया, तो उसको वह पुश करता है, वो बिल्ड होता है, टेस्ट उसके रन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो डिप्लॉय हो जाता है जहां पर उसको टारगेट दिया गया। तो ये कैसे काम कर रहा है? असेंबली लाइन फॉर द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असेंबली लाइन फॉर द सॉफ्टवेयर, जैसे कि फास्ट, रिपीटेबल और रिलायबल। यानी कि जैसे सॉफ्टवेयर है उसकी असेंबली लाइन है, यानी कि सॉफ्टवेयर के जो टुकड़े हैं वो उस पाइपलाइन से होके जा रहे हैं और जा करके सर्वर में एक रेपोजिटरी में जाके स्टोर हो रहे हैं और एक जगह डिप्लॉय हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है? बनते चले जा रहा है और लास्ट में पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन भी जाता है। तो ये डिप्लॉयमेंट के लिए हम जो यूज करते हैं CI/CD, इसको आगे और डिटेल्स में देखते हैं। वाई CI/CD मैटर्स, यानी CI/CD की क्यों जरूरत है, इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन है कि फास्टर रिलीज। आप बहुत ही तेजी से, क्विकली आप अपने सॉफ्टवेयर को रिलीज कर सकते हो। रिलीज का मतलब होता है कि डिप्लॉयमेंट से पहले उसको जो हम रेडी करते हैं या रेडी टू डिप्लॉयमेंट, उसको रिलीज प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है अर्ली बग डिटेक्शन। तो अगर मान लो कि पाइपलाइन जो है वो बग को भी पकड़ लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यूनिट टेस्ट लिख के रखे फ्रंट एंड में और बैक एंड में, और मैंने पाइपलाइन में लगा दिया है कि डिप्लॉयमेंट से पहले वो यूनिट टेस्टिंग को रन करेगा। अगर यूनिट टेस्ट अगर तुम्हारा फेल हो गया तो डिप्लॉयमेंट को रोक देगा, ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इशू आ गया है जो पता नहीं था डेवलपर को और उसने कोड पुश कर दिया, तो तुरंत क्या होगा? वो रुक जाएगा। इसके अलावा जैसे कि क्वालिटी गेट हमने सोनार क्यूब लगा के रखा है, चेक मार्क्स लगाया हुआ है। तो अगर तुम्हारे कोड में वल्नरेबिलिटी है
या जो तुम्हारा कोड है वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो इमीडिएट वहां पर वो रोक देगा डिप्लॉयमेंट को। तो इस प्रकार से पाइपलाइन से हमको ये फायदा हो गया कि डिप्लॉयमेंट के पहले ही हमको इशू पता चल गया। फिर इसके बाद देखते हैं कंसिस्टेंसी। सेम प्रोसेस एवरी टाइम। जैसे कि मान लो एक पाइपलाइन आपने बना दिया, टेस्टिंग कर लिए, और वो प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद सालों साल डेवलपर उस पाइपलाइन को यूज करते रहेंगे और वो डिप्लॉयमेंट का काम करता रहेगा, और उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आता है। एक बार आपने टेस्टिंग कर लिया, ओके हो गया, फिर आप उसको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 4 साल तक भी आप चलाते रहोगे, वो सेम आउटपुट यानी सेम काम करता रहेगा। डिप्लॉयमेंट का काम, बिल्ड करना, टेस्ट करना, और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता जब तक कि उसमें कुछ चेंजेस ना किया जाए। ये दूसरा है बेटर कोलेबोरेशन। तो ये कोलेबोरेशन किसका रहता है? डेव प्लस ऑप्स। डेव मतलब डेवलपमेंट टीम, ऑप्स मतलब ऑपरेशन टीम। तो इनका जो कोलेबोरेशन हो जाता है कि आप डेवलपर जो है, टीम जो है, वो डेवलप भी कर रही है, उसके बाद पुश कर रही है, ऑपरेशन टीम उसको मॉनिटर कर रही है, पाइपलाइन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, और कंटिन्यूअस आपका जो है डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट दोनों होते जा रहा है। फिर इसके बाद पॉइंट है आपका हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो ऑटोमेटेड टेस्टिंग मैंने उसमें लगा दिया, तो जो ऑटोमेशन टेस्टर जो स्क्रिप्ट बनाते हैं और उस स्क्रिप्ट को एक रेपोजिटरी में स्टोर करके रखते हैं। तो अगर मैंने ऐसा लगा दिया कि कोई भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जैसे कि यूएट का डिप्लॉयमेंट है, या बोला जाए प्रोडक्शन का डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट में नहीं लगाते, ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो स्क्रिप्ट है रन होने में समय लेता है। अगर मान लो कि छोटा भी है तो भी आधा घंटा लेता है, और काफी बड़ा प्रोडक्ट का ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है तो वह 4 घंटे, 5 घंटे भी ले लेता है, और कई बार तो वह 12 से 13 घंटा भी लेता है। तो उसको तो हम हर बार पाइपलाइन में रन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह है कि जब यूएट में डाला जाता है या फिर प्रोडक्शन रिलीज किया जाता है, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें ऑटोमेशन को भी कंसिडर करना पड़ता पाइपलाइन में। तो भले वो लगेगा 8 घंटा, 10 घंटा, तो ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्या करेगा? चेक कर लेगा आपके सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई बग तो नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी ब्रेक तो नहीं हो गई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यह हाई क्वालिटी का डिलीवरी देता है, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेशन टेस्टिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऊपर पे जो अर्ली बग डिटेक्शन बताया था, ये वाले पॉइंट पे मैंने यूनिट टेस्टिंग बताया था कि आप यूनिट टेस्टिंग के थ्रू आप बग को डिटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई इस प्रकार का बग है कि जैसे कि कोई एरर्स आ गई है, अच्छा बिल्ड भी होता है, तो बिल्ड के समय भी अगर बिल्ड एरर है तो भी ये डिप्लॉयमेंट रुक जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें रिजल्ट क्या बता रहा है कि फास्टर इनोवेशन एंड फीवर फेलवर। इसका मतलब है कि फेलिंग का चांस तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, बट ये है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी जो है वो कंटिन्यूअस होते रहती है और बहुत ही फास्ट होती है। अब यहाँ पर हम तीन चीज देखते हैं, CI/CD और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अब एक और नया वर्ड्स यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट्स। तो ये क्या होता है, तो इसको अपन समझते हैं। तो जैसे पहले CI देखते हैं। CI का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? कोड मर्ज फ्रिक्वेंटली। कोड मर्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम अपना ब्रांच बना के काम करते हैं। जैसे कि स्प्रिंट 7 चल रहा है, तो स्प्रिंट 7 से सारे डेवलपर अपनी ब्रांच बना लिए, Sprint 7 _ विजय, Sprint 7 _ अमित। और जब वो कोड करते हैं, दिन भर बैठ के उन्होंने कोई प्रोग्राम लिखा, कोड किया, नया टास्क या स्टोरी को कंप्लीट किए, फिर वो क्या करते हैं? पीआर बनाते हैं। तो जैसे पीआर बनाते हैं, जैसे Sprint 7 _ अमित से मर्ज करेंगे Sprint 7 ब्रांच में, और जैसे पीआर अप्रूव हो जाएगा तो वो मर्ज हो जाता है। और जो मर्ज होता है ना, आप देखोगे वो कुछ मिली सेकंड में होता है, और कई बार 3 4 सेकंड भी लेता है, लेकिन वो फाइल की क्वांटिटी हजारों में हो सकती है। हजारों फाइल आपस में जाकर के मर्ज होते हैं और बड़ी प्रॉपरली मर्ज होते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आता है। तो ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो वर्ड सुन रहे हो, इसमें ये सबसे बड़ा चीज होता है कि मर्जिंग, कि आपका कोड जो है फ्रिक्वेंटली मर्जिंग होता रहता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, फिर तीसरे ब्रांच में, और ये मर्जिंग बहुत फास्ट होता है। इसके बाद इसमें क्या आता है? ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का दो ही काम है, कोड मर्ज करना और बिल्ड करना, ऑटोमेट बिल्ड, यानी कि अपने आप बिल्ड बनता है, कोई इसको मैनुअल नहीं करता। जैसे आप विजुअल स्टूडियो में बिल्ड करना है तो आप क्या करते हैं? बिल्ड कमांड चलाते हो, है ना? बिल्ड कमांड चलाओगे तो बिल्ड होना चालू हो जाता है। लेकिन ये तो CI/CD पाइपलाइन है,
इसमें ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है और टेस्ट भी होता है। टेस्ट जो टेस्ट केसेस है, आपके जो यूनिट टेस्टिंग है उसको भी रन करेगा। और अगर बिल्ड वगैरह में कोई इशू आ गया तो तुरंत रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये सीआई का मतलब हो गया, कोड को मर्ज करना, ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट करना। अब सेकंड वर्ड आता है अपना सीडी। सीडी मतलब होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो कंटिन्यूअस डिलीवरी में हम देखेंगे कोड ऑलवेज रेडी फॉर रिलीज। यानी कि आपका जो कोड है वो एकदम रिलीज मोड में आ गया है। तो रिलीज मैंने बताया था, फाइनल डिप्लॉयमेंट के पहले का जो प्रोसेस होता है उसको रिलीज बोलते हैं। रिलीज एक प्रोसेस का नाम है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि रिलीज प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटी होती है। लेकिन ये रिलीज मतलब डिप्लॉयमेंट के पहले ये कंफर्म करना कि डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है कोड, उसको केवल डिप्लॉयमेंट ही होना है। मैनुअल अप्रूवल बिफोर प्रोडक्शन। तो ये मैनुअल अप्रूवल का क्या मतलब हो गया? अब ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए शायद नया होगा। तो जैसे कि सीआई सीडी पाइपलाइन में जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास ब्रांचेस होती है। डेवलपमेंट ब्रांच होती है, टेस्ट ब्रांच होती है जिसको क्यूए ब्रांच बोलते हैं या स्मोक बोलते हैं, यूएट ब्रांच होती है और प्रोडक्शन ब्रांच होती है। लेकिन जनरली सीआई सीडी में हम क्या करते हैं, डेव ब्रांच में, स्मोक ब्रांच में और यूएट ब्रांच में ऑटोमेटिक रिलीज डालते हैं, ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में कभी ऑटोमेटिक नहीं होता कि किसी ने पीआर अप्रूव कर दिया, कंप्लीट कर दिया और सीधा प्रोडक्शन लाइव हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिलीज जो है ना, रिलीज एक प्रोसेस का नाम है और ये रिलीज प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है। जब प्रोडक्शन रिलीज करते हैं ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, रिलीज डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। रिलीज डॉक्यूमेंट में बिल्ड नंबर मेंशन करना होता है। जो आपका सीआई में बना है ना बिल्ड, वो बिल्ड नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें डिपेंडेंसीज डालते हैं। उसमें कौन कौन सी स्टोरीज आपकी जा रही है, कौन कौन से फीचर फीचर आपके डिप्लॉय हो रहे लाइव होने जा रहे हैं, उनका डिटेल्स डालते हैं। है ना? तो ये सारा चीज डाल के वो डॉक्यूमेंट बना के उसको मैनेजर को भेजते हैं। आपका लीड अप्रूव देखेगा, फिर मैनेजर को भेजेगा, डिलीवरी मैनेजर के पास जाएगा और फाइनल कॉन्फ्लिक्ट टीम के पास जाएगा। तो वो एक अप्रूवल लेवल पे जाता है। और जब अप्रूवल मिल जाता है, आपके प्रोडक्ट ओनर का अप्रूवल मिल जाता है, डिलीवरी मैनेजर का मिल जाता है और कॉन्फ्लिक्ट टीम जब देख लेती है कि अप्रूवल मिल गई है, तब उसके बाद वो मैनुअल अप्रूवल करते हैं। तो मैनुअल अप्रूवल के लिए वहां पर पाइपलाइन में आप जाओगे ना, तो वहां एक बटन होता है, वो अप्रूवर रिजेक्ट करके। तब वो फिर वो मेल को पहले चेक करते हैं लोग, कॉन्फ्लिक्ट टीम, कि भाई यहाँ पर जो है फाइनल अप्रूवल आ चुका है। तब वो अप्रूव का बटन दबा देते हैं। और जैसे अप्रूव का बटन दबाते, वो बिल्ड जैसे सक्सेस होता है सबको मेल जाता है कि भाई बिल्ड आपका चला गया, लाइव हो गया। और पूरी टीम जो है टेस्टिंग करने बैठ जाती है, एकदम फास्ट टेस्टिंग करती है। अगर बिल्ड में कोई छोटा मोटा इशू आ गया, उसको तुरंत फिक्स करना है, आधे घंटे में, 1 घंटे में। उसको बोलते हैं हॉट फिक्स। तो हॉट फिक्स करना पड़ता है इमीडिएट। और जो हॉट फिक्स करने के लिए जो ब्रांच बनाते हैं, वो मेन ब्रांच यानी कि प्रोडक्शन ब्रांच से ब्रांच बना के फिक्स करके तुरंत पुश करके डिप्लॉयमेंट के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर आपका जो टेस्टिंग हो गई, फिक्स करने का जो ड्यूरेशन था वो भी खत्म हो गया, लेकिन आपका इशू फिक्स नहीं हुआ, तो फिर फाइनल आपको रोल बैक करना पड़ता है परमिशन लेके। रोल बैक के लिए भी मेल डालना पड़ता है। और रोल बैक जब का अप्रूवल होता है, और रोल बैक का जब अप्रूवल होता है तो जो आपका नया बिल्ड गया था, जो वर्जन नंबर था, उस वर्जन नंबर को हटाया जाता है कॉन्फ़िग टीम के द्वारा और पुराना वाला वर्जन नंबर फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जो एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही थी, फिर वापस वो वैसे ही चलने लग जाती है। उसमें फिर नया जो चेंजेस था वो हट जाता है और जो प्रॉब्लम आ गई थी वो भी हट जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर रोल बैक करना पड़ गया तो पूरे के पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगता है क्लाइंट के द्वारा। और वो डेवलपर और टीम लीड आर्किटेक्ट, इनकी तो हालत खराब करके रख देते हैं पूरा। क्योंकि कई लाखों का पेनल्टी रहता है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या करोड़ों पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो ये बहुत ही बेकार सिचुएशन होती है कि रोल बैक करना पड़े। यानी आपकी टेस्टिंग इतनी स्मूथ होनी चाहिए, एक क्योंकि आप एनवायरनमेंट पार करके जा रहे हो ना। डेवलपमेंट को आप डेवलपर लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हो, क्यूए टेस्टिंग हो रही है कि स्मोक एनवायरनमेंट में, यूएट टेस्टिंग हो रही है आपकी यूएट एनवायरनमेंट में, देन उसके बाद प्रोडक्शन पे जा रहा है। तो वहां पर कोई इशू आना नहीं चाहिए। तो इतनी सावधानी से काम करते हैं। तो ये सीडी का मतलब समझ में आ गया कि सीडी का मतलब होता है कि आपका जो कोड है वो डिप्लॉयमेंट के लिए या रिलीज करने के लिए रेडी है। और उसके बाद सीधा डिप्लॉयमेंट होगा, चाहे ऑटोमेटिक प्रोसेस से हो चाहे मैनुअल से हो। लेकिन प्रोडक्शन का मैनुअल से ही अप्रूवल रहता है हर जगह, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो। ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं किया जाता है। याद रखना, अगर तुम लोग पाइपलाइन बनाना सीख रहे हो या सीख चुके हो,
तो प्रोडक्शन में मैनुअल ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट कभी मत कर देना। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। एक तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि ये क्या होता है। तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में ये फुली ऑटोमेटेड रिलीज होता है। एवरी चेंजेस गो लाइव इंस्टेंटली, यानी कि इसमें मैनुअल अप्रूवल नहीं होता है। तो ये कब करते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट? ये कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट तब करते हैं कि जैसे कि मान लो प्रोडक्शन जो है, जो आपका मेन सर्वर है, वो पब्लिकली लाइव नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ही है। और वहां पर जो आपके एम्प्लॉय है या आपके जो कलीग्स है वो काम करते हैं। ऐसा कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हो जो जहां पर वो लाइव होने के बाद आपकी जो टीम मेंबर है या आपकी कंपनी के जितने एम्प्लॉय है वो यूज करने वाले, तो ऐसी कंडीशन आती है तभी जाकर के ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज नहीं है? मैनुअल अप्रूवल नहीं। तो मैनुअल अप्रूवल अगर हटा दिए तो उसको कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो ये जो CI/CD का फुल फॉर्म अगर कोई पूछता है तो आप जो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी बोलोगे। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट ऐसा भी बोल देते हैं। क्योंकि ये दोनों CD हुआ ना, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। बट स्टैंडर्ड वे अगर देखा जाए तो ऊपर के दोनों टॉप रहेंगे। इसको भी बोलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी को मैंने समझा दिया क्योंकि हम इसी पे आगे काम करने जा रहे हैं, तो समझना जरूरी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इसका फ्लो दिया हुआ है कि फ्लो कैसा होता है। तो आप सबसे पहले कोड करते हो, यानी प्रोग्राम लिखते हो। फिर उसका बिल्ड बनता है ऑटोमेटिकली। यहाँ ऑटोमेटिकली वर्ड लगा रहा हूँ क्योंकि CI/CD की बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है। देन आपका रिलीज रेडी होता है। फिर उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट होता है। और एक बार डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो फिर उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। तो ये इसका एक फ्लो है जो आप पाइपलाइन बना करके जो यूज करते हो। इसका गोल क्या है? जैसे कि स्मॉल चेंजेस, फ्रिक्वेंटली रिलीज, जीरो डाउनटाइम। यानी कि आप इसमें छोटा से छोटा भी चेंज कर रहे हैं, कोई बग भी फिक्स कर दिए, तो वो बग आपका पाइपलाइन के होते हुए डिप्लॉय हो जाता है। आपने छोटा सा स्टोरी क्रिएट कर दिया, वो भी आपका तुरंत डिप्लॉयमेंट होता है। यानी हमको छोटे छोटे पार्ट को डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटेड। लेकिन अगर ये मैनुअल होता तो आपका मैनेजर या आपका जो आर्किटेक्ट है एक ही लाइन बोलता, 1 महीने तक आप लोग कोड करो। 1 महीने के बाद जब आप कंफर्म हो जाओगे तब बताना, तो मैं एक साथ सबका काम डिप्लॉय करूंगा। क्योंकि मैनुअल डिप्लॉयमेंट में ऐसा फ्रिक्वेंटली डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता। और अभी क्या हो रहा है, हर 1 घंटे में डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, कभी कभी हर 15 मिनट में डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, आपको तो केवल यहाँ से PR रेस कर देना है, उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट ट्रिगर होता रहेगा। तो ये फायदा हो गया ऑटोमेशन आने के। अब आगे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, बेनिफिट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड सेस प्लेटफॉर्म। CI/CD का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी सबसे अच्छी तरह से यूज होता है, वो माइक्रो सर्विसेज में या सेस बेस्ड एप्लीकेशन में होता है। ठीक है। तो ये सेस तो बताया था मैंने लास्ट टाइम, यास, पास और सास। तो ये सास का मतलब क्या था? सॉफ्टवेयर एज ए सब्सक्रिप्शन। यानी कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और उसके बाद उसको डायरेक्ट यूज करना चालू करना है। माइक्रो सर्विसेज क्या होता है कि जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो हर मॉड्यूल का अलग अलग सर्विस बना के डिप्लॉय किया जाता है। और हर सर्विस का एक सेपरेट डाटाबेस होता है। जैसे अभी करंट मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर मेरे पास 19 सर्विस है तो मेरे पास 19 डाटाबेस है, सबके अलग अलग सेपरेट। और हर सर्विस अलग अलग डिप्लॉय भी हो रही है। तो हर सर्विस के लिए मैंने पाइपलाइन अलग अलग बना के रखी हुई है। तो ये CI/CD पाइपलाइन मेरे हर सर्विस के लिए बनती है। चाहे मेरी टेनेंट सर्विस हो, एडमिन सर्विस हो, पेमेंट सर्विस हो, जितनी भी सर्विसेज रहेंगे, AI चैटबॉट की सर्विस है, तो सबके लिए पाइपलाइन मुझे अलग अलग बनानी पड़ती है। इवन हम लोग तो एनवायरमेंट हिसाब से भी पाइपलाइन बनाए। जैसे AI चैटबॉट का सर्विस है, उसकी अगर मैंने पाइपलाइन बनाई है, तो वो जो पाइपलाइन है डेव का भी है, वो QA का स्मोक का भी है, और आगे चल के यूएट आएगा तो यूएट के लिए भी मैं पाइपलाइन एक डिफरेंट बनाऊंगा। तो ऐसे अलग अलग इसमें बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये, कि CI/CD इज क्रिटिकल फॉर मॉडर्न एप्स जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, डिप्लॉय सर्विस इंडिपेंडेंटली और फास्टर अपडेट पर सर्विस।
तो पर सर्विस भी अगर आपको बहुत फास्ट अगर आपको चाहिए तो CI/CD आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो अभी आज की डेट में जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे हैं ज्यादातर तो माइक्रो सर्विसेज आ रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के एप्लीकेशन हो या किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया या हेल्थ केयर के एप्लीकेशन हो गए, ये सारे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में भी बन रहे हैं। SaaS प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए भी CI/CD पाइपलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि SaaS प्लेटफॉर्म में क्या होता है, कंटिन्यूअस फीचर डिलीवरी होती रहती है। कंटिन्यूअस फीचर डिलीवरी का मतलब है कि आपने तो सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया, अब उसमें लोगों ने सब्सक्राइब करके उसको यूज करना भी चालू किया, लेकिन आपकी कंपनी क्या कर रही है, उसमें नए नए फीचर को ऐड कर रही है। इसको एनाउंसमेंट बोलते हैं। तो नया एनाउंसमेंट जब आता है, नया फीचर आता है, तो उसमें टीम काम करती है, टेस्टिंग करती है, अलग अलग एनवायरनमेंट से वो पास होता है और फाइनल जा करके आपका प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो सेल्स बेस में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कंटिन्यूअस फीचर डिलीवरी के लिए। सर्व ग्लोबल यूजर सीमलेसली। ग्लोबल यूजर का मतलब होता है कि इंटरनेशनली अलग अलग ब्रांच में डेवलपर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, तो भी वो CI/CD पाइपलाइन के थ्रू किसी एक सर्वर पे भी अपना अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। उनको जैसे यहाँ का इंडिया में अगर मान लो कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कोडिंग कर रहा है, बट उसका जो टारगेट डिप्लॉयमेंट सर्वर US में है, तो उसे कुछ नहीं करना है, वो तो केवल अपना PR रेस करके छोड़ देगा। जैसे अप्रूव होगा वो ऑटोमेटिकली जो उसका टारगेट सर्वर है वहां जाके कोड डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये दोनों जगह बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। फिर एक है आपका डॉकर, जिसको बोलते हैं कंटेनराइजेशन। तो कंटेनराइजेशन जो है डॉकर K8S बोलते हैं, इसके लिए भी CI/CD पाइपलाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें भी जो है आसानी से आपका जो है डिप्लॉयमेंट अलग अलग एनवायरनमेंट पे हो जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है कि जैसे मान लो आ, ये पहला वाला डायग्राम जो है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि टीम A B C और D ये आपका एक रिलीज को यूज करती है प्रोडक्शन में जाने के लिए। लेकिन अगर मान लो टीम बी के द्वारा किसी कारण से यहाँ पर कोई इशू आ गया, तो आपका जो प्रोडक्शन में जाने का जो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। टीम ए भी वेट करते रहेगी, सी भी वेट करेगी, डी भी वेट करेगी, क्योंकि बी के द्वारा क्या हो गया है, कोई इशू आ चुका है पाइपलाइन में या फिर रिलीज में आ गया। जबकि आप माइक्रो सर्विसेज में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे टीम ए जो है वो अलग सर्विस में काम कर रही है, मान लो टेनेंट सर्विस में काम कर रही है, इसका रिलीज पाइपलाइन ही अलग है और वो डायरेक्ट वहां से होकर के डिप्लॉय हो रहा है। अगर टीम बी का कोई इशू आ गया है और रिलीज पाइपलाइन ब्रेक हो गया है उसके कोड के कारण, यूनिट टेस्ट के कारण या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण, तो बाकी डेवलपर का काम रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। टीम सी भी अपना काम कंटिन्यूस कर रही है, टीम डी भी अपना काम कर रही है, टीम बी बस होल्ड हो गया क्योंकि वहां पर इशू आ गया उसके रिलीज में। तो अभी जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का, तो वहां पर भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर मान लो टेनेंट सर्विस में कोई इशू आ गया, उसके पाइपलाइन उसको ब्रेक कर रहा है, रोक रहा है, तो बाकी जो सर्विसेज है उसका PR बनेगा और वो डिप्लॉयमेंट चलता रहेगा। तो ये मोनोलिथिक ऊपर वाला दिख रहा था, इसमें प्रॉब्लम होता है, जबकि माइक्रो सर्विसेज में पाइपलाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो माइक्रो सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रहा है CI/CD पाइपलाइन को। इसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है CI/CD का, यानी कि पहले कैसे चलता था, बाद में कैसे चलता था। जैसे एग्जांपल के लिए रिलीज, तो रिलीज करने के लिए हमको पहले मंथ लगते थे और अभी क्या हो जाता है, सेम डे में हो जाता है। तो मैंने अभी लास्ट टाइम ही बताया ना कि अगर आप मैनुअल रिलीज करने बोलोगे तो आपका लीड है या आपका जो इंफ्रा देखने वाला जो इंफ्रा मैनेजर है, वो आपको बोलेगा कि भाई सब काम महीने में कर लो, एक महीने में एक बार ही मैं डिप्लॉयमेंट करूंगा, क्योंकि मैनुअल में पॉसिबल नहीं है बार बार करना। और यहाँ से देखेंगे जैसे कि बग, तो अगर मान लो मैनुअल डिप्लॉयमेंट करोगे तो बहुत लेट पता चलेगा। क्यों लेट पता चलेगा? क्योंकि आपका यूनिट टेस्टिंग ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा, ना ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट उसमें चला सकते हो, और जो कोड है अलग अलग डेवलपर के पास है, हो सकता है कि टेस्टिंग में वो सब पास हो रहा है, लेकिन जब उनको इंटीग्रेट करके एक साथ डिप्लॉयमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि इशू आ गया। तो इस टाइप से बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, जबकि CI/CD में क्या हो रहा है कि वो पहले ही पता चल जाता है डिप्लॉयमेंट से भी पहले। दूसरा, डिप्लॉयमेंट जो होता था पहले मैनुअल होता था और अभी आज की डेट में ऑटोमेट हो रहा है। ऑटोमेट किसके द्वारा हो रहा है? CI/CD के कारण हो रहा है। फिर रिस्क पहले हाई था और अभी जो है कंट्रोल्ड रिस्क है।
हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि आप एक साथ वेट कर रहे हो डिप्लॉयमेंट का, और जब आपका डेट आ गया डिप्लॉयमेंट का, डिप्लॉयमेंट फेल हो गया, अब वापस से उसको सही करके डिप्लॉयमेंट आप सेम डे में कर पाओगे या वापस से 10 दिन लगाओगे, कुछ कह नहीं सकते। तो रिस्क ही पहले होता था। तो CI/CD टर्न्स चाओस इनटू प्रिडिक्टेबल डिलीवरी। अगर आप CI/CD यूज कर रहे हो और आपकी टीम को पता है कि मैं 10 दिन के अंदर इन सारे फीचर को डेवलप भी कर लूंगा, और आपकी टेस्टिंग टीम बोल रही है कि मैं टेस्ट भी कर लूंगी, यानी कि डन हो जाएगा 10 डे में, तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई 11वें दिन में आपको ये डाटा डिप्लॉय होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट में इशू तो नहीं आएगा। और डिप्लॉयमेंट आप एक साथ भी नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। अगर कोई इशू आ गया, पता चल गया, तो अपना काम करते करते उसको फिक्स भी कर लोगे। तो ये आपका प्रिडिक्टेबल हो जाता है डिलीवरी, अगर आप CI/CD यूज कर रहे हैं, जो कि मैनुअल में करने में ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर अब आ गया पाइपलाइन। तो पाइपलाइन बेसिकली दो प्रकार से बनाया जाता है। एक है YAML फाइल, बोलते हैं YAML, इसको YAML पढ़ा जाता है। और एक होता है क्लासिक पाइपलाइन। तो जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो पहली बार कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर क्लासिक पाइपलाइन की तरफ जाते हैं। लेकिन बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तो AI टूल आ गए, ChatGPT आ गया है, आपका ग्रोक आ गया है, क्लाउड आ गया है, बहुत सारे आ गए। तो ये क्या करते हैं, पाइपलाइन का कोड स्क्रिप्ट आपको लिख के देते हैं। जैसे यहाँ फोटो में देख रहे हो ना, राइट साइड में ब्लैक कलर में जो बना हुआ है, ये स्क्रिप्ट है। तो YAML फाइल बनी हुई है, YAML फाइल के अंदर ऐसा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, और ये रन होता है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, एक और इमेज दिख रहा है, ये एक्चुअली में आपका पूरा का पूरा क्लासिक है। तो क्लासिक में क्या होता है कि आप यहाँ से माउस से क्लिक क्लिक करके काम करते हैं। आपको बिल्ड ऐड करना है, प्लस का बटन दबा दिए। फिर आपको स्टेज बनाना है, स्टेज में चले गए। आर्टिफिकेट आर्टिफैक्ट ऐड करना है, वो ऐड कर लिए। वेरिएबल में जाके वेरिएबल डिसाइड कर लिए। ये मतलब क्लिकेबल रहता है, पूरा GUI के द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा इजी लगता है, बट एक्चुअली में ज्यादा काम नहीं कर सकते। आपको हैवी काम करना है तो आपको स्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा। तो YAML को क्या बोलते हैं, पाइपलाइन एज ए कोड, इसको याद रखो। अगर किसी ने पूछ दिया कि YAML फाइल क्या होती है, तो आपको बोलना पाइपलाइन एज ए कोड होता है, जिसके द्वारा CI/CD बनाया जाता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार का यहाँ पर डिफाइन हो गया है। और ये दोनों के दोनों डिफरेंट अप्रोच है। जैसे एक जो है कोड लिखना पड़ता है, तो पहले ऐसा था कि कोई जो एक्सपर्ट है, यानी एक्चुअल डेवऑप्स इंजीनियर है, उनको ये सब कोड का मीनिंग पता चलता था, स्क्रिप्ट वगैरह का, वो ट्रेनिंग लेता था, प्रैक्टिस करता था। लेकिन अभी तो AI टूल जनरेट करके दे देता है आपको, लेकिन ये बताना है कि आपको कैसा पाइपलाइन चाहिए, ट्रिगर कब होना चाहिए, किस ब्रांच में करना है, और कहाँ बिल्ड करना है, डिप्लॉय कहाँ करना है, परमिशन वगैरह बहुत सारी चीजें, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और डिटेल्स है कि YAML पाइपलाइन क्या होता है। पहली बात है कि ये पाइपलाइन का जो एक्सटेंशन होता है .YAML होता है। ये पाइपलाइन का एक्सटेंशन होता है, तो इस नाम से हमें फाइल बनानी पड़ती है, राइट। और जो फाइल का नाम होता है मीनिंगफुल देना पड़ता है। जैसे आपकी सर्विस है, तो सर्विस का नाम लिख दो, फिर डैश लगा करके एनवायरमेंट का नाम लिख दो। जैसे डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट लिख दो, स्मोक है तो स्मोक लिख दो। और इस प्रकार से आप इस फाइल को कहाँ रखते हो, कोड रेपोजिटरी में रखते हो। जहां पर आप अपना कोड बना रहे हो ना, सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, उसी रेपोजिटरी के अंदर इस फाइल को स्टोर करके रखते हो। और वर्जन कंट्रोल है, वर्जन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वर्जन वाइज हो रहा है। जैसे मान लो मैं डॉकर यूज कर रहा हूँ, तो वहां पर वो रेप्लिका बनाते जाता है ऑटोमेटिकली। 35 रेप्लिका करंट है, नया डिप्लॉयमेंट होगा 36 हो जाएगा। अगर मेरे को रोल बैक करना है, तो मैं क्या करूंगा, 35 वाले को वापस से री इंस्टॉल कर दूंगा, तो आपका 36 अपने आप हट गया। और आप अगर ये देखना चाहते हैं कि कितने बार डिप्लॉयमेंट हुआ है, या किस वर्जन में क्या डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो वो सारा चीज आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वर्जन कंट्रोल करके रख रहा है, पूरा वर्जनिंग आपका बनाते जा रहा है। और क्लासिक पाइपलाइन जो रहता है, ये जनरली ग्राफिक यूजर इंटरफेस से होता है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये क्लासिक की है। ड्रैग एंड ड्रॉप पाइपलाइन स्टेप्स है, यानी कि जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, क्लिक करो, क्लिकेबल करो बटन वगैरह पे, और आप इसको सेट कर सकते हो। कॉन्फ़िगर वाया फॉर्म एंड सेटिंग, थोड़ा सा इजी रहता है ये, लेकिन एक्चुअली में ये फ्रेशर के लिए ओनली है ना। तो जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वो कभी काम नहीं करेगा। या आप फ्रेशर हो लेकिन अगर सीखना चाहते हो, तो मेरा सजेशन है कि YAML फाइल ही बनाओ,
एआई टूल का इस्तेमाल करके जो कोड है वो जनरेट कर लो। आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है आज की डेट में कोई भी कोड वगैरह। अब यहाँ पर आते हैं कि जैसे मैं यहाँ एग्जांपल जो है अपने ही पाइपलाइन का लिया हूँ, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है .NET Core 10 में चल रहा है। तो जब पाइपलाइन हम बनाते हैं तो सबसे पहला मायने रखता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो किस में बना है। तो मेरा अगर सर्विसेज है .NET Core 10 में बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रख करके मैं CI/CD पाइपलाइन लिखना चालू करूंगा। तो ये किसी भी प्रकार का कोड हो सकता है, जावा का कोड हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, एंगुलर का हो सकता है, रिएक्ट का हो सकता है, नेक्स्ट.js का हो सकता है। पाइपलाइन तो किसी भी टेक्नोलॉजी में बनेगा। आपका कोड किसी भी टेक्नोलॉजी में होगा, तो पाइपलाइन के द्वारा उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा पता होना चाहिए कि उसका वर्जन क्या है। तो क्यों ये पता होना चाहिए? क्योंकि आपको जो उसका एसडीके होता है ना, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। एसडीके का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसडीके। एसडीके का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट वो फ्रेमवर्क बहुत बड़ा होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो आईडीई है, लेकिन हम उसमें भी फ्रेमवर्क डालते हैं। लेकिन जब उसको बिल्ड करते हैं हम, तो बिल्ड करने के लिए एसडीके की जरूरत पड़ती है, जो कि उस ऐप जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जिस टेक्नोलॉजी में हम काम कर रहे हैं उससे बहुत छोटा होता है। लेकिन उसका काम केवल बिल्ड करना होता है, उससे ज्यादा उसमें काम नहीं। उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप बिल्ड कर सकते हो। तो ऐसे ही .NET Core 10 में आपने अगर कोड किया हुआ है, तो आपको उसका एसडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है ये? तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एजेंट में। एजेंट एक प्रकार का वीएम, जैसे मैंने लिया हुआ है उबंटू का वीएम लिया हुआ वर्चुअल मशीन, उसको मैं एजेंट बोलूंगा। और इस एजेंट में मुझे ये .NET Core 10 का एसडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी पाइपलाइन जो बिल्ड बनाएगी कहाँ बनाएगी? उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, क्योंकि बिल्ड में तो डीएलएल बनेगा, ईएक्सी फाइल बनेगी, तो वो डीएलएल वगैरह कहाँ रखेगा? तो उसके लिए मैंने एजेंट लिया है वीएम, और उस वीएम में पहले मुझे .NET Core का एसडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे .NET Core का एसडीके इंस्टॉल कर दिया, और फिर पाइपलाइन जो मैंने कोड लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा कि पैकेज टाइप मेरा एसडीके है, वर्जन इसका 10 है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, और देखो ये इसके बाद जब ये डालने के बाद सेकंड काम क्या होता है, रीस्टोर डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसीज मतलब क्या होता है कि हम जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो काम करते करते हमें कुछ अलग से फीचर की जरूरत पड़ती है जो उस टेक्नोलॉजी में नहीं है। तो उसे हमें बाहर से लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। तो जब .NET में काम कर रहे हो तो उस लाइब्रेरी को बोलते हैं न्यू गेट पैकेज। जैसे आप एंगुलर, रिएक्ट और नेक्स्ट.js में काम कर रहे, तो उसे बोलते हैं एनपीएम। तो एनपीएम लाइब्रेरी हम बाहर से इंस्टॉल करते, फिर हमारे सॉफ्टवेयर में उसको यूज करते। ऐसे .NET में काम कर रहे हैं, तो न्यू गेट पैकेज होता है जहां से हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को हमारे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके उसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या, अब यहाँ अगर समझ लो पहले कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना पड़ता है। हम डायरेक्ट .NET Core में पूरा 100% प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर पाते? जैसे एग्जांपल के लिए पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे किसी कंपनी ने बनाई है, एक सॉफ्टवेयर बनाई है, जिसका काम होता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करने जाओगे तो वो स्क्रीन ओपन कर देगा। आप उसमें पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, कार्ड है, यूपीआई है, और उसमें आप डिटेल वगैरह डाल के, क्रेडेंशियल डाल के आप पेमेंट डन भी कर देते हो। लेकिन वो जो पेमेंट गेटवे का जो सॉफ्टवेयर उसने बनाई है, उसने कई साल लगाए। पूरा उसने टेस्टिंग की, उसने टीम लगाई, कई पैसा खर्चा किया, और फिर अब उसने एक सॉफ्टवेयर बना लिया। तो हम तो लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहे। हमारे सॉफ्टवेयर में एक दो जगह केवल पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो क्या हम इतने साल तक वापस वो सॉफ्टवेयर को भी हम डेवलप करेंगे? नहीं। बना बनाया सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी एसडीके को हमारे इसमें ऐड कर लेंगे, एज ए लाइब्रेरी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, और हमारा पेमेंट गेटवे का भी फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। लेकिन हमें उसको कुछ पेमेंट करना होगा। तो पर ट्रांजेक्शन हम उसको 1 रुपया 2 रुपया देते रहेंगे, तो वो भी कमाता रहेगा, और हमें भी दिक्कत नहीं, हम कस्टमर से 2 रुपया 3 रुपये ज्यादा बढ़ा के ले लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो लाइब्रेरी बनी हुई है जिसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हैं। तो उसको डिपेंडेंसी को रीस्टोर करना पड़ता है। तो पहला तो एसडीके डाल दिए, रीस्टोर करेंगे तभी जा करके आपका बिल्ड बनेगा। अगर ये रीस्टोर में इशू आ गया, आपका बिल्ड फेल हो जाएगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है .NET रीस्टोर पाइपलाइन में।
तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम दे दिया रिस्टोर डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो ये डॉट नेट रिस्टोर क्या करेगा, इसमें जो फाइल होती है हमारी पैकेज की जो फाइल होती है, इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, कौन कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम यूज कर रहे, न्यूगेट पैकेज यूज कर रहे, और उसका वर्जन कौन सा है। तो ये क्या करता है, उसको इंटरनेट के माध्यम से पूरी तरीके से लोड कर लेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज को लोड करेगा, रिजॉल्व करेगा पैकेज वर्जन को, और कैशे फॉर फास्ट बिल्ड, और उसको कैशिंग करके रख लेगा। बार बार डाउनलोड नहीं करेगा। तो एक बार डाउनलोड हो गया, तो अगला कितने बार भी बिल्ड बनाते जाओ, वो बिल्ड बनाएगा केवल। ये एक बार आपको ये डिपेंडेंसीज को रिस्टोर करना जरूरी होता है। तो ये दो काम मैंने बताया कि ये कहाँ पर चल रहा है, ये एजेंट पे चल रहा है, वर्चुअल मशीन में। पाइपलाइन में कोड लिख रहे हैं, ये रन हो रहा है पाइपलाइन, लेकिन जो एग्जैक्ट फिजिकल फाइल जो बन रही है या स्टोर हो रही है, वो एजेंट पे हो रही है। एजेंट मतलब एक प्रकार का वर्चुअल मशीन होता है। यहाँ पर देखते हैं हम, फिर उसका अगला क्या है, बिल्ड। बिल्ड सॉल्यूशन। तो जैसे विजुअल स्टूडियो में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना, एंगुलर वगैरह में तो नहीं होता है। लेकिन विजुअल स्टूडियो में काम करोगे तो उसमें सॉल्यूशंस होता है, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसको बिल्ड करने से क्या होता है, उसके अंदर एक मेन फाइल होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, और उस फाइल के अंदर सारे अंदर के प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन रहता है। और अंदर के प्रोजेक्ट के अंदर उसके अंदर की पूरी डिपेंडेंसीज वगैरह, और कहाँ कहाँ पर कौन सा कोड है, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो ये क्या करता है कि उस मेन फाइल को पकड़ के बिल्ड करना चालू कर देता है। और बिल्ड करने पे क्या होता है, पहले तो कंपाइल करता है सोर्स कोड को। कंपाइल करने में कोई सिंटैक्स एरर आती है, तो वहीं पर आपको एरर बता के रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। डिटेक्ट कंपाइल टाइम एरर, तुरंत आपको एरर्स वहां पर बता देगा, शो कर देगा। जनरेट बाइनरीज, यानी कि डीएलएल या ईएक्सी फाइल को जनरेट करेगा। और ये डीएलएल ईएक्सी फाइल कहाँ पर बन रही है, आपकी एजेंट में बन रही है, वर्चुअल मशीन पे। करेक्ट। तो ये जो एजेंट है, इसमें ये बन रही है। तो यामल फाइल में इसको कैसे लिख रहे हैं, डॉट नेट बिल्ड कमांड चला रहे हैं, डॉट नेट बिल्ड। इसके पहले का कमांड क्या था, डॉट नेट रीस्टोर। तो ऐसे ही एक कमांड होते हैं, जब हमको पाइपलाइन बनाना है तो हमें ये सब कमांड सीखने पड़ते हैं। और नहीं तो एआई टूल का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको बना के देगा पूरा। तो ये डॉट नेट बिल्ड कमांड यहाँ पर आ गया, और इसके आगे पैरामीटर दे दिए, कॉन्फ़िगरेशन रिलीज, डिस्प्ले नेम बिल्ड सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आता है रन यूनिट टेस्ट। मैंने बताया था ना कि आपका यूनिट टेस्ट भी रन हो जाता है पाइपलाइन में। तो ये यूनिट टेस्ट जो है आपका रन हो जाता है, वैलिडेट हो जाती है सारी फंक्शनैलिटी। फेल पाइपलाइन इफ टेस्ट फेल। तो मैंने अगर उसमें कंडीशन लगा के रखी है कि अगर एक भी टेस्ट फेल हो गया तो पाइपलाइन को फेल कर दो। तो अब डेवलपर के ऊपर तो जिम्मेदारी है कि मुझे 2 दिन के अंदर ये पूरा काम कंप्लीट करके डिप्लॉय करो। तो वो तो काम तो कर दिया, लेकिन उसे यूनिट टेस्ट नहीं लिखा है। तो यूनिट टेस्टिंग उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो यहाँ पर एक कंडीशन बताया कि अगर टेस्ट फेल हो गया तो पाइपलाइन को ब्रेक कर दो। मैं और इसके एडवांस में लगाता हूँ। मैं क्या लगा देता हूँ इसमें कि टेस्ट तो पास हो गए सारे, लेकिन जो कोड कवरेज है, लाइन कवरेज, ब्रांच कवरेज अगर 80% से कम है, तो भी बिल्ड फेल हो जाए। और ये खतरनाक सिचुएशन है। डेवलपर तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे अगर जिस दिन ये वाला कंडीशन लगा दिए। यूनिट टेस्टिंग फेल होने में भी मतलब बहुत दिक्कत आता है, क्योंकि डेवलपर जब काम करता है तो जरूरी नहीं कि उसके गलती के कारण यूनिट टेस्टिंग फेल हो रहा है। कई बार दूसरे डेवलपर का कोड चला गया है, और ये व्यक्ति का अर्जेंट डिप्लॉयमेंट था, और मर्ज होने के बाद टेस्ट फेल हो गया। तो फिर वो डेवलपर आपस में हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये कौन सा टेस्ट फेल हुआ और किसके कारण हुआ, और उसको बोलते हैं कि तू बैठ के इसको फिक्स कर। तो ये थोड़ा सा इशू यूनिट टेस्टिंग में आता है। फिलहाल मेरे यहाँ जो करंट प्रोजेक्ट है यूनिट टेस्टिंग इसीलिए रोक के रखा था, नहीं तो हालत खराब हो जाती है उसमें। और करना जरूरी है, कोई भी अगर स्टैंडर्ड का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो बिना यूनिट टेस्टिंग का नहीं बना सकते। और यूनिट टेस्टिंग बहुत साइड होती है, फ्रंट एंड में भी होती है, बैक एंड में भी होती है, और उसके भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है यूनिट टेस्टिंग लिखने का। फ्रंट एंड में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है वो जेएसप है, और बैक एंड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है वो है एक्स यूनिट। तो दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है पब्लिश आर्टिफैक्ट, यानी कि बिल्ड तो बन गया, यूनिट टेस्टिंग भी पास हो गया। अब उसको क्या करना है, पब्लिश करना है। कहाँ करना है, सर्वर में करना है, सर्वर का कोई सर्विस में करना है।
अच्छा, पहले जब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम क्लाइंट और सर्वर की बात कर रहे थे। अब हम सर्वर के अंदर आ गए। अभी हम एजोर क्लाउड पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको सर्वर नहीं बोलेंगे। अब आप ये बोल सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट सर्विस, जिसमें हमको डिप्लॉयमेंट करना है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पैकेज कंपाइल एप्लीकेशन, स्टोर आर्टिफैक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट, रेडी फॉर रिलीज पाइपलाइन। तो ये आपका जो है पूरा रेडी हो जाएगा, और आपका जो सोर्स कोड है वो जा करके डिप्लॉय हो जाएगा जहां आप डिप्लॉय करना चाहते हो। तो ये इसके लिए कमांड है डॉट नेट पब्लिश कमांड। तो डॉट नेट पब्लिश करके ये सारे दिए हुए। अच्छा, ये सब कमांड देख के याद आ रहा होगा डॉट नेट डेवलपर को कि विजुअल स्टूडियो में भी ये सब होता है। आप जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हो ना, पब्लिश कमांड मिलता है। जब आप बिल्ड करते हो ना, वहाँ ऊपर जाते हो कंपाइल में, और वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में, और बिल्ड का बटन दबा देते हो, बिल्ड होना चालू होता है। रीस्टोर करते हो न्यूगेट पैकेज, तो रीस्टोर होता है। यानी कि वही सब कमांड पाइपलाइन में यूज होते हैं, कोई नया कमांड नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, सीक्वेंस पता होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, वो सीक्वेंस में ही आपको कोड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज पाइपलाइन आपका काम नहीं करेगा। तो ये आपका टास्क था पब्लिश करने का। तो इसमें जैसे कि इंस्टॉल एसडीके, रीस्टोर, बिल्ड, टेस्ट, पब्लिश, ये मेन पॉइंट्स है, इसको याद रखो। बीच में टास्क और भी हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे कि और भी बहुत सारे टास्क बीच में आएंगे। बट ये मेन है, इसको याद रखना। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं डॉकर क्या होता है। क्योंकि डॉकर जो है ये बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। और मैं शायद लास्ट टाइम डॉकर की परिभाषा बताया भी था कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं किसी मशीन के अंदर, और उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करता है डॉकर, वो पूरा का पूरा एक इमेज बना देता है, जिसको डॉकर इमेज बोलते हैं। और जब उसको कहीं भी डिप्लॉय किया जाता है, तो आपका गारंटी रहता है कि वो एप्लीकेशन चलेगा। अदरवाइज पहले जब डॉकर नहीं था, और जब हम बिल्ड डिप्लॉय करते थे, तो पता चलता था कि कोई थर्ड पार्टी का डीएलएल गया नहीं बिल्ड के अंदर। वो इंटीग्रेट था तुम्हारे लोकल मशीन पे, बट लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ये सब दिक्कतें आती थी। तो अब लेकिन उसको खत्म कर दिया गया डॉकर। तो कोशिश करो कि आगे फ्यूचर में भी अगर पाइपलाइन बनाओगे तो डॉकर यूज करके ही बनाओ, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एप्लीकेशन आपका एक बार इमेज बन गया, डिप्लॉय हो गया, तो फिर वो चलेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कोई डीएलएल मिस हो गई, कोई फाइल गई नहीं, या कोई डिपेंडेंसीज रह गई, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। तो ये कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म होता है डॉकर। पैकेज ऐप प्लस डिपेंडेंसी टुगेदर। तो पैकेज का जो पैकेजेस ऐप होता है और डिपेंडेंसीज, ये सबको मिला देता है पूरा आपस में। रन कंसिस्टेंटली अक्रॉस द एनवायरमेंट, किसी भी एनवायरमेंट में इसको डाल दो। डेव में डाल दो, स्मोक में डाल दो, प्रोडक्शन में डाल दो। एक बार डॉकर इमेज बन गया और वो रनिंग कंडीशन में है प्रॉपर, तो आप कहीं भी डिप्लॉय करो वो रन होगा, उसकी गारंटी है। एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल डाटा, इट वर्क्स ऑन माई मशीन। जैसे कि मान लो कि मैं अपनी मशीन में काम कर रहा हूँ, सॉल्व विद द डॉकर। यानी कि जब भी मैं इसको किसी भी मशीन पे ही भेजूंगा तो भी ये चलेगा, या कोई भी इमेज को मैं अपनी मशीन में चलाऊंगा वो डायरेक्ट चलेगा। कोई ऐसा डिपेंडेंसी एरर वगैरह उसमें नहीं आएगा। अब देखते हैं कि डॉकर का इस्तेमाल सीआई सीडी में कैसे करते हैं। क्योंकि डॉकर का एक डायरेक्ट वी होता है कि आप डॉकर बनाओ और डॉकर को डायरेक्ट पुश कर दो जहां पर डिप्लॉय करना है। इमेज को डायरेक्ट पुश कर दो, सीधा डिप्लॉय हो जाता है। इससे करोगे, पावर शेल स्क्रिप्ट से कर सकते हो, गिट बैश से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके वहां से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डॉकर, डेस्कटॉप डॉकर आपके मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। तो आप डॉकर इमेज को डायरेक्ट भी पुश करके आप डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन ज्यादा बेटर तरीका है कि आप डॉकर को सीआई सीडी के द्वारा डिप्लॉय करो। तो सीआई सीडी पाइपलाइन में कैसे करते हैं यूज, ये मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो रोल ऑफ द डॉकर इन CI/CD, पहला क्या बोल रहा है पॉइंट? कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट अक्रॉस स्टेजेस, immutable deployment, no surprise, easy integration with pipeline, and faster build and deployment। तो डॉकर बिल्ड तो वैसे भी बहुत फास्ट होता है, और बिल्ड होने के बाद ये डॉकर इमेज भी बना लेता है तुरंत। और कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट का इशू कभी आएगा नहीं अगर डॉकर यूज कर रहे हो। अगर वो इमेज आपका डिप्लॉय हुआ डेवलपमेंट में और वो प्रॉपर चल रहा है, उसी इमेज को
अगर आप डिप्लॉय कर देते हो स्मोक में तो भी आपका चलेगा, या पाइपलाइन के थ्रू वो उसको डिप्लॉय कर रहे हो तो भी आपका चल जाएगा। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलता है? टेस्ट सेम इमेज दैट गोज टू द प्रोडक्शन। तो सेम इमेज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाता है और प्रोडक्शन तक भी चले जाता है। वर्क परफेक्टली विद द कुबरनेट्स एंड क्लाउड। तो अगर आप कुबरनेटिव सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे एजोर में जो कुबरनेटिव सर्विस है उसको बोलते हैं AKS, एजोर कुबरनेटिव सर्विसेज। तो कुबरनेट्स अलग है। कुबरनेट्स गूगल में भी है, GCP में, AWS में भी है और एजोर में भी है। एजोर में स्पेसिफिक बात करेंगे तो उसको AKS बोलेंगे, राइट। तो AKS में तो बहुत अच्छा काम करता है डॉकर। इवन डॉकर ही यूज होता है AKS में, आप ये बोल सकते हो। रेड्यूस एनवायरमेंट रिलेटेड बग। तो एनवायरमेंट बग आना बंद हो गया जब से डॉकर यूज किए। अदरवाइज एनवायरमेंट इशू आ जाता था, लोग बैठ जाते थे, जो क्लाउड टीम है वो भीड़ भीड़ जाती थी बहुत ज्यादा। क्या इशू है, इसको रिजॉल्व करो, ऊपर से मेल पे मेल आते रहता है। लेकिन वो अब कम हो गया है जब से डॉकर यूज कर रहे हैं। तो बिल्ड वंस रन एनीवेयर, डॉकर का डेफिनेशन है कि एक बार बिल्ड बन गया, अब उसको कहीं भी आप रन करो, रन होगा, उसकी 100% गारंटी है। अगला देखते हैं हम डॉकर फाइल। तो जब डॉकर की बात कर रहे हैं, डॉकर इमेज बनाने की बात कर रहे हैं, तो बिना डॉकर फाइल का डॉकर इमेज नहीं बन सकता। आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, डॉटनेट में कर रहे हो, एंगुलर में कर रहे हो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आपको एक डॉकर फाइल आपको जो है ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, कुछ कमांड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग कोड हो सकते हैं। ये भी AI टूल से आप इसको जनरेट कर सकते हो। एक बार में रन नहीं होगा तो उसको फिर करेक्ट करना पड़ता है बार बार। और एक बार फाइनल हो गया तो ये फाइनल हो गया, उसके बाद जितने प्रोजेक्ट है उसमें आपको जो है इसको कॉपी पेस्ट करना रहता है। और फिर जैसे कि मान लो कि मेरे पास .NET कोर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, तो एक प्रोजेक्ट को पहली बार मैं डॉकर इमेज बनाऊंगा, अगर वो सक्सेसफुली बन के डिप्लॉय हो गया तो मैं क्या करूंगा, उसी डॉकर फाइल के कंटेंट को दूसरे प्रोजेक्ट के इसमें भी कॉपी पेस्ट करके चले जाऊंगा, क्योंकि वो सेम टेक्नोलॉजी की ना, ASP.NET 10 की, .NET कोर की, तो ये होगा कॉपी। और अगर मान लो एंगुलर के लिए करना है तो मुझे डॉकर फाइल एक दूसरा बनाना पड़ेगा जिसमें मेरे को उससे रिलेटेड चीजें वहां डालनी पड़ेगी। डॉकर फाइल के बाद हम आते हैं यहाँ पर कंटेनराइजेशन इन पाइपलाइन। तो कंटेनराइजेशन मतलब डॉकर यूज कर रहे हैं तो कंटेनराइजेशन ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्ट, कोड आपका पहले आता है, कोड के बाद वो इमेज बिल्ड होता है उस कोड से। इमेज बिल्ड होने के बाद टैगिंग होती है। टैगिंग का मतलब ये होता है कि जिसको हम बोलते हैं ना कि वर्ज वर्जन टाइप का एक वैल्यू बढ़ती जाती है, टैग वैल्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन उसके बाद वो पुश होता है। पुश कहाँ होता है? रजिस्ट्री में होता है। अब यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि ये रजिस्ट्री क्या चीज़ है। जैसे यहाँ नीचे भी आया ना, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ACR, इसका शॉर्ट फॉर्म है ACR, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। अगर डॉकर की बात करेंगे तो डॉकर की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री का नाम है डॉकर हब। ये याद रखना, किसी ने अगर पूछ दिया तो तुमको बोलना पड़ेगा डॉकर हब। डॉकर हब जो है दुनिया की बहुत बड़ी रजिस्ट्री है जिसमें कई लाखों या करोड़ों की मात्रा में इमेज पड़े हुए, मतलब बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी पड़े हुए। तुम अपना खुद का बना के भी उसमें डाल सकते हो, पब्लिकली भी डाल सकते हो और प्राइवेट भी डाल सकते हो, दोनों फैसिलिटी है। तो डॉकर हब में अगर तुम अकाउंट बना लेते हो और तुमने अगर कोई एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और तुम चाहते हो कि डॉकर हब में इमेज बना के मैं रख दूं, तो तुम उसमें रख सकते हो। और अगर तुम अपने अकाउंट को प्राइवेट बनाए हो तो वो इमेज को कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसी POC करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए और तुम चाहते कि किसी और को चाहिए तो वो भी यूज कर ले, तो तुम उसको पब्लिकली दे दो। तो पब्लिकली दे दोगे तो उसको कोई भी व्यक्ति यूज कर पाएगा। अभी जैसे पाइपलाइन में मैंने यूज किया, आगे आगे चल के बताऊंगा, सोनार क्यूब, जो कि एक वल्नरेबिलिटी स्कैन करने का सॉफ्टवेयर है, सोनार क्यूब। तो सोनार क्यूब का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स है। तो मैंने उसको कैसे इंस्टॉल किया? मैंने डॉकर हब से किया। मैं पहले ढूंढा कि उसका इमेज किस नाम से, उसका URL क्या है, और मेरे को वो मिल गया। और जब मुझे सोनार क्यूब का इमेज मिल गया डॉकर हब में, तो मैंने सबसे पहले उसको इंस्टॉल किया। कहाँ किया इंस्टॉल?
मेरे एजेंट पे किया। जो वर्चुअल मशीन है मेरा एजेंट, जहां पर ये बिल्ड बना रहा है मेरे प्रोजेक्ट का, वहां पर मैंने सोनार क्यूब को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करके उसको रन किया। रन करने के बाद उसको लॉगिन किया। और फिर मैंने जितने भी टीम मेंबर है उनके भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना दिए, और वो भी अब उसको लॉगिन कर सकते हैं। और सेकंड मैंने क्या काम किया कि उस सोनार क्यूब को पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो जब भी मेरा पाइपलाइन चलता है, वो वल्नरेबिलिटी वगैरह पूरा स्कैन करने के बाद सोनार क्यूब में जाके रिपोर्ट अपना सबमिट कर देता है। और जब सोनार क्यूब में लॉगिन करके देखेंगे तो वहां दिखाई देता है कि कितने प्रोजेक्ट है और किस प्रोजेक्ट का कितना वल्नरेबिलिटी। तो ये एसीआर जो होता है, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री है। तो जैसे डॉकर हब ग्लोबली है, तो इसको आप भूल जाओ, क्योंकि अभी तो हम एजोर की पढ़ाई कर रहे हैं। एजोर में हम यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, एसीआर। इसका काम क्या होता है, जितना भी डॉकर को हम जो पुश करते हैं, इसका जो इमेज है वो जाकर के यहाँ स्टोर होता है। आप ये बोल सकते हो कि डॉकर इमेज को कंटेन करने वाला एक कंटेनर है। इसमें बहुत सारी इमेज आकर के स्टोर होके रहती है। और ये सिक्योर रजिस्ट्री है। सिक्योर मतलब है कि बिना परमिशन के तो कोई इस इमेज को नहीं देख सकता, ना यूज कर सकता है। जिसको मैं परमिशन दूंगा आरबीएसई के थ्रू, तभी जा करके वो उस इमेज को यूज कर पाएगा। तो ये एसीआर हम क्यों यूज कर रहे हैं, डॉकर इमेज को स्टोर करने के लिए। अब इसके बाद देखते हैं टैगिंग स्ट्रेटेजी। टैगिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि जब भी इमेज बनता है, तो एक बार जैसे इमेज बना आपका टेनेंट सर्विस नाम का, लेकिन फिर से आपने कुछ स्टोरी या फीचर को क्रिएट किया, फिर से आपने पाइपलाइन चला दिया, एक दूसरा इमेज बन गया सेम टेनेंट सर्विस। तो फिर पिछला वाला और इस वाले में क्या डिफरेंस रहा। तो टैगिंग हो जाता है। टैगिंग में क्या होता है कि जैसे कि लेटेस्ट लेटेस्ट का मतलब है कि सबसे नया वाला जो रहता है सबसे ऊपर रहता है, और वो लेटेस्ट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है बिल्ड आईडी। उसका एक जो है ना, यूनिक बिल्ड आईडी बन जाता है, बिल्ड नंबर बनता है। और इसके बाद बनता है सिमेंटिक वर्जन। जैसे कि V 1.0.0, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया तो V 1.0.1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके वर्जन जो है अपने आप चलते रहते हैं। और ये टैगिंग ऑटोमेटिकली आपको नहीं करना रहता है, पाइपलाइन में ये हैंडल हो जाता है, और ऑटोमेटिकली टैगिंग होता रहता है। अब यहाँ पर आ गया डेवऑप्स एजेंट, जो मैं अभी तक बार बार इसका यूज कर रहा था, जिक्र कर रहा था। तो ये डेवऑप्स एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। हमारा जो पाइपलाइन है बिल्ड करता है, तो बिल्ड करता है तो बिल्ड कहाँ करेगा, वीएम में करेगा, एजेंट में करेगा। फिर जैसे सोनार क्यूब मेरे को लगाना था, तो सोनार क्यूब इंस्टॉल मैंने कहाँ किया, एजेंट पे किया। डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन अगर मुझे चलाना है, उसी एजेंट में मैंने क्या किया, एसडीके इंस्टॉल किया डॉट नेट कोर 10 का। लेकिन सेम एजेंट पे मैं नेक्स्ट जेएस का भी बिल्ड बना रहा हूँ, सेम एजेंट पे। तो मुझे नेक्स्ट जेएस का एनपीएम, और सॉरी नोड जेएस भी इंस्टॉल करना पड़ा उस एजेंट के अंदर, लेटेस्ट वाला। तब जाके नेक्स्ट जेएस का भी बिल्ड बनाएगा और एनपीएम वगैरह इंस्टॉल करेगा। तो ऐसे मुझे बहुत सारे चीजें वहां चलानी पड़ती है एजेंट के अंदर, तभी वो एजेंट उस पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। तो जब भी मैं नया पाइपलाइन बनाऊंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, और क्या मुझे एजेंट में उसको इंस्टॉल करना है क्या, और फिर मुझे एजेंट में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये जो एजेंट होता है ये एग्जैक्ट क्या करता है, पाइपलाइन का ब्रेन है। या बोला जाए पाइपलाइन का जो सबसे मेन काम होता है ना, सबसे मेन वर्क, वो यहीं पर होता है, एजेंट के अंदर। तो एजेंट क्या चीज है, एक वीएम। वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन विंडो का भी हो सकता है, लाइनक्स भी हो सकता है, उबंटू भी हो सकता है, लेकिन एक वीएम तो कम से कम होना चाहिए। लाइनक्स उबंटू इसलिए लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है उसका चार्ज। विंडो का जाएंगे तो वो डबल चार्ज पड़ेगा, इसलिए हम लोग लाइनक्स यूज करते हैं। और डॉट नेट कोर जब से आ गया, वो लाइनक्स को भी सपोर्ट करने लग गया। लेकिन पहले जो प्योर एसपी डॉट नेट यूज करते थे, तो मुझे विंडोज का ही वीएम लेना पड़ेगा एजेंट के लिए। पॉसिबल ही नहीं था कि मैं लाइनक्स उबंटू या कुछ और ले लूं। लेकिन अब तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करो, पाइथन में करो, एंगुलर में करो, आप लाइनक्स का ले लो। लाइनक्स का बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि लाइनक्स ओपन सोर्स है, जबकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो वो महंगा पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन लाइनक्स ओपन सोर्स है, इसीलिए उसका वीएम हमको बहुत ही सस्ता पड़ता है, कम रेट में पड़ता है।
ये पाइपलाइन एक प्रकार का पाइपलाइन का ब्रेन होता है, जो एजेंट्स होता है। एजेंट एग्जीक्यूट्स करता है। तो जो भी आपका बिल्ड बनता है या बिल्ड के साथ जैसे टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, वो सारा काम जो है यहीं पर होता है। और देन वहां से एक फाइनल आउटपुट बनता है। आउटपुट मतलब एक पैकेज बना देता है पूरा, जिसको आप आगे चल के या तो इमेज बना लो या डायरेक्ट डिप्लॉय कर दो। ये आपके ऊपर रहता है। तो एजेंट मतलब मशीन दैट रन्स योर पाइपलाइन जॉब। इसको जॉब भी बोलते हैं, या तो इसको टास्क भी बोलते हैं, और या फिर इसको जॉब बोलते हैं। तो एक के बाद एक जॉब जो है सीक्वेंस में रन होते चले जाता है। तो पाइपलाइन में क्या होता है, हम सीक्वेंस में टास्क बना के रखें, और हर टास्क एक जॉब क्रिएट कर देता है। तो इसमें दो प्रकार का एजेंट होता है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड और एक होता है सेल्फ होस्टेड एजेंट। सपोज जैसे आप लोग अपना एजोर का सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हो सीखने के लिए, पीओसी करने के लिए, आरएनडी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तुरंत नहीं मिलता। इसको जब आप अप्लाई करते हो ना, रिक्वेस्ट डालते हो, कभी कभी 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। और कभी कोई कंडीशन बहुत बुरी चल रही है तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं इसको एक्टिवेट होने में। लेकिन ज्यादातर मैं देखा हूँ कि सेम डे में मिल जाता है हमें। तो ये वाला यूज करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड। बट स्टार्टिंग में जब मैं पाइपलाइन बनाने गया था, और एज पर मेरा जितना एक्सपीरियंस है पिछले 8-9 साल का एजोर क्लाउड में, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी पाइपलाइन बनानी है, और एक साथ बहुत सारी पाइपलाइन रन भी हो सकती है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा पावरफुल एजेंट चाहिए था। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड है ना, बहुत पावरफुल नहीं है। छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए, सिंपल छोटा प्रोजेक्ट है, या कोई व्यक्ति को देख पीओसी आरएनडी या ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट आप प्रोफेशनल अगर बहुत सारी पाइपलाइन बना रहे हो, 30-40, और मल्टीपल जॉब उसमें रन हो रहे, तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। तो सेल्फ होस्टेड एजेंट मैंने यूज किया। हालांकि सेल्फ होस्टेड एजेंट भी मैंने थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का लिया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे मैं उसको तुरंत स्केलिंग कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एजेंट मेरा खुद का डिप्लॉय किया हुआ है, वीएम। तो इसका कंपैरिजन अगर देखते हैं तो क्या है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट होस्टेज अगर लेते हैं हम, तो ये रेडी टू यूज है। यानी कि ये ऑलरेडी डेवॉप्स के साथ मिल जाता है। बट रेडी टू यूज मतलब तुरंत नहीं मिलता है, थोड़ा कुछ घंटे लगते हैं इसको एक्टिवेट होने में। ऑटो मैनेज्ड है, यानी हमें इसको लॉगिन वगैरह नहीं कर सकते, हम उसके अंदर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और ऑटो मैनेज का मतलब ये है कि आपको जो इसमें जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो आपको कमांड देके तो करने पड़ेंगे। वो एजेंट एजेंट दे रहा है, बट जैसे एसडीके इंस्टॉल करना है, सोनार क्यूब इंस्टॉल करना है, वो आपको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोनार क्यूब ये सब इंस्टॉल तो इसमें हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ही कम कैपेसिटी का, कम कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो आपको सेल्फ होस्टेड एजेंट ही लेना पड़ेगा उसके लिए। क्लीन एनवायरनमेंट एवरी रन। सेल्फ होस्टेड में क्या फायदा होता है कि फुल कंट्रोल, जैसे मान लो कि मैं इसको कनेक्शन करके कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं अच्छा, मैंने अभी जैसे कि डाटाबेस का पाइपलाइन मेरे टीम लीड ने बनाया था, वो बीच में अटक गया कि रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा है। जैसे मेरे को पता चला, मैं समझ गया कि पोस्टग्रेस इक्वल का मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा एसडीके, तभी वो पाइपलाइन चलेगा डाटाबेस माइग्रेशन का। तो कुछ भी पाइपलाइन में अगर टास्क बना रहे तो तुरंत सोचना पड़ता है कि क्या इसका एजेंट में इंस्टॉल करना है, क्योंकि एजेंट तो बीच का ब्रेन है ना। एजेंट अगर काम नहीं कर रहा तो आपका पाइपलाइन रुक जाएगा, एरर मारेगा। अच्छा, एरर देख के कई बार पता भी नहीं चलता कि इशू क्या है। तो अपन को खुद सोचना है कि मैं कुछ नया टास्क अगर ऐड कर रहा हूँ पाइपलाइन में, तो क्या मुझे एजेंट में उससे रिलेटेड कोई डिपेंडेंसीज या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्या। तो ये आपका सेल्फ होस्टेड हो गया, फुल कंट्रोल। कस्टम कंट्रोल भी है, कस्टम टूल्स इसमें अवेलेबल है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत ही फास्टर होता है। तो आज का मैं सेशन यहाँ स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल लेके आऊँगा।